फ्रेंड्स, मैं हूं शुभाक्षी। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज की हमारी वीडियो है करंट अफेयर सीरीज की नवंबर मंथ की फर्स्ट वीडियो। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, अवर फर्स्ट न्यूज इज अबाउट ग्लोबल डिक्लेरेशन ऑफ रिवर डॉल्फिन। तो रिवर डॉल्फिन्स जो हैं वो एक काइंड ऑफ डॉल्फिन है जो रिवर में फ्रेश वाटर में पाई जाती है। इनका ग्लोबल डिक्लेरेशन हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि ये काइंड ऑफ एक्सटिंक्ट है। मतलब ये डिक्लेरेशन क्यों हुआ है? क्योंकि उनको हमें प्रिजर्व करना है, बिकॉज ये IUCN लिस्ट में, रेड लिस्ट में आ गई है, इंडेंजर्ड है और इनकी सिर्फ 6 स्पीशीज ही बची हैं। तो कितने नेशंस ने साइन किया है? 14 नेशंस ने इनको साइन किया है। और कितनी कंट्रीज ने अडॉप्ट किया है? तो उसमें बांग्लादेश, बोलीविया, ब्राजील, कंबोडिया, कोलंबिया, इक्वाडोर, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, पेरू एंड वेनेजुएला आते हैं। अब थोड़ा सा रिवर डॉल्फिन्स के बारे में जानते हैं। तो इसकी 6 स्पीशीज ही हैं। ये स्मॉल होती हैं और फ्रेश वाटर में ही पाई जाती हैं, मैमल्स होती हैं और ये वेल की फैमिली से बिलोंग करती हैं। 7th रिवर डॉल्फिन स्पीशी है। ये चाइनीज रिवर डॉल्फिन है, जो या उसको बाईजी भी कहते हैं, जिसको एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया है 2007 में। और ये सारी जितनी भी स्पीशीज हैं इसकी ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है ऑफ IUCN रेड लिस्ट एंड थ्रेटेंड स्पीशीज में आती हैं। आगे बढ़ते हैं हम। तो नियोलिथिक एज, नियोलिथिक एज में एक कहाँ मिला है? सबसे पहले तो हम ये देखते हैं। ये पालनाडु डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश में मिला है। ये नियोलिथिक एज का एक रॉक है जो फाउंड हुआ है आंध्र प्रदेश में। और नियोलिथिक एज किस चीज से रिलेटेड है? नियोलिथिक को हम जनरली जानते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, बिकॉज तब तक के एग्रीकल्चर डेवलप हो गया था डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में। तो ये बेसिकली नियोलिथिक से हम एग्रीकल्चर को रिलेट करते हैं। इंडिया में नियोलिथिक एज कब आई थी? 7000 BCE में आई थी। और बाकी वर्ल्ड में भी अकॉर्डिंग टू डिफरेंट स्टेट्स उनके हिसाब से नियोलिथिक एज फाउंड की गई थी। अब गोदावरी बर्ड सेंचुरी के बारे में हम देखेंगे। तो ये इसमें हमने देखा गया कि गोदावरी बर्ड सेंचुरी में बहुत सडन डेथ्स हो रही हैं सेवरल बर्ड्स की। तो इसमें काफी जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं वो काफी टेंशन में हैं कि भाई एक साथ इतनी सारी बर्ड्स क्यों उनकी डेथ हो रही है। तो वहां पे कुछ इस तरह की सिचुएशन है। अब ये कहाँ मिलती है? ये कर्नाटका में है। शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका में ये बर्ड सेंचुरी है। और ये गोदावरी लेक के बैंक पे ये सेंचुरी बनी है, इसलिए इसका नाम गोदावरी बर्ड सेंचुरी है। यहाँ पे टोटल 217 बर्ड्स पाई जाती हैं, बर्ड्स की स्पीशीज पाई जाती हैं। और जो फॉरेस्ट टाइप है वो मॉइस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट है, जहाँ पे ग्रासी पैचेस भी पाए जाते हैं। और जो यहाँ का वेजिटेशन है वो वेटलैंड वेजिटेशन है, जहाँ पे मार्शी प्लांट्स एंड माइक्रोफाइट बायोटा भी पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम इंटरनेशनल कंपटीशन नेटवर्क को देखते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा CCI के बारे में जानते हैं कि CCI क्या है। तो CCI एक स्टैट्यूटरी बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो कि स्टेब्लिश हुई थी मार्च 2009 में अंडर कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। अब ये जो CCI है ये क्या करती है? ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड है जहाँ पे जो सस्टेन करती है एक फेयर कंपटीशन, जिससे सबको एक फेयर चांस मिले कंपटीशन में पार्ट करने का। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि CCI एक पार्ट बन गया है ICN का। अब ICN क्या होता है? ICN इंटरनेशनल कंपटीशन नेटवर्क है, जो एक स्टीयरिंग कमिटी है इंटरनेशनल कंपटीशन नेटवर्क। और CCI उसका पार्ट बन गया, 18th मेंबर बना है इसका। ये स्टार्ट हुई थी 2001 अक्टूबर में। और ऑफिशियली इसमें 15 कंपटीशन एजेंसीज थी फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। और इसका ये स्टीयरिंग कमिटी क्या है? इट इज एन एपेक्स, ICN एपेक्स बॉडी है। किसकी? स्टीयरिंग कमिटी की। Now moving forward with the Maiden Joint Naval Exercise, ये हुई है इंडियन नेवी और यूरोपियन नेवी के बीच में ये एक्सरसाइज हुई है। इसमें सुमेधा जो INS इंडिया का था, INS सुमेधा,
उसने पार्टिसिपेट किया था अलॉन्ग विद इटली, फ्रांस, स्पेन, इन सब के शिप्स ने भी पार्टिसिपेट किया था। और ये बेसिकली क्या दिखा रहा है, एक जॉइंट एफर्ट हमारा दिखा रहा है कि द टू countries are participating together and enhancing their maritime security। ये गल्फ ऑफ गिनिया में हुआ था और ये कोस्टल स्टेट्स हैं जहाँ पे यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ द सी ने भी वहां पे मौजूद थे। स्टार लेबलिंग ऑफ सोलर पैनल, अब इसमें बेसिकली ये जो चीज है काफी अच्छी है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार लेबलिंग कर रही है जो सोलर पैनल्स की। सोलर पैनल्स में पहले भी सब्सिडी थी, अब वो सब्सिडी बढ़ा के थोड़ी सी और ज्यादा, मतलब पहले 3 किलोवाट्स तक की सब्सिडी थी, अब उसको बढ़ा के 5 किलोवाट्स तक की सब्सिडी कर दी गई है। बट अब इसमें ये है कि स्टार लेबलिंग आ गई, जैसे हम अपने बाकी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में देखते हैं कि 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार रेटिंग वाले गैजेट्स आते हैं, वैसे इसमें भी इसको भी स्टार लेबलिंग कर दिया गया। अब इसका जो मेन एम है वो यहाँ पे है कि एफिशिएंसी बढ़ाई जाए और कंज्यूमर्स जो है उनको एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन भी दी जाए कि वो उनको पता रहे कि भाई कितना प्रोड्यूस हो रहा है, कितना खर्च हो रहा है, कितना क्या हो रहा है, क्या क्वालिटी है, क्या उसकी एनर्जी एफिशिएंसी है। तो इन सारी चीजों के बारे में भी कंज्यूमर को पता होना चाहिए। अब इसका एस्टिमेशन क्या है कि ये कब तक हो जाएगा, ये 2030 तक हो जाएगा। अब ये कितना पावर रिडक्शन कर सकता है, ये अप्रोक्सीमेटली 30 मिलियन टन ऑफ CO2 इमिशन को रिड्यूस कर सकता है। अगर ये अप्लाई हो गया 2030 तक स्टार पैनल्स, तो ये 30 मिलियन टन तक अपना कार्बन इमिशन जो है वो कम कर सकता है। और ये इनिशिएटिव बेसिकली वॉलेंट्री है, फर्स्ट 2 इयर्स में ये वॉलेंट्री इनिशिएटिव रहेगा मेड इन इंडिया के अंदर एंड सोलर एनर्जी एक्सपेंशन के अंदर। तो इसमें कुछ कंपल्शन नहीं है, ये वॉलेंट्री बेसिस पे किया जाएगा कि जिसको करना है वो करे, नहीं करना है मत करे, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें एंटिसिपेशन है अप्रॉक्स 200 गीगावाट ऑफ सोलर पैनल्स बाय 2030। मूविंग फॉरवर्ड विद वीजा शॉपिंग। अब ये वीजा शॉपिंग क्या है? वीजा शॉपिंग ये है कि इसमें बहुत से लोग, आजकल ऐसा नोटिस किया गया है कि बहुत से लोगों को सपोज मुझे कनाडा जाना है तो मैं कनाडा का वीजा अप्लाई कर दूंगी, बट मुझे फ्यूचर में जाना है, लाइक बहुत बाद में जाना है, बट हम अभी से वीजा अप्लाई कर देंगे। उससे क्या होगा कि जब हम फ्यूचर में जाना होगा तो हमें वीजा आसानी से मिल जाएगा। तो बेसिकली वीजा शॉपिंग में होता है कि लोग अपना वीजा, आपको जाना नहीं है, बहुत बाद में जाना है, कभी आप प्लान करेंगे, बट आप अप्लाई कर देते हो तो आपके पासपोर्ट पे आ जाता है कि हाँ आपने वीजा अप्लाई किया हुआ है, और फिर जब आपको जाना होता है तब वो आपको इजीली मिल जाता है। तो ये ऑब्जेक्टिव रहता है। और ये प्रॉब्लम बेसिकली इंडिया में कहाँ पे आ रही है? पंजाब में आ रही है, और इसमें काफी लीगल इम्प्लीकेशंस भी देखे जा रहे हैं। और अब है 37th नेशनल गेम्स के बारे में, जो कि इनॉग्रेटेड हो चुका है। हमारे PM मोदी साहब ने इसको इनॉग्रेट किया, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में, मार्गो, गोवा में इसको इनॉग्रेट किया गया है। और ये इसका मेन फोकस क्या है? इसका फोकस है कि लोगों को, जो हमारा यूथ है, उसकी टैलेंट डिस्कवरी की जाए, उसको नर्चर किया जाए और उसका अल्टीमेटली अचीविंग पोडियम फिनिशेस एट द ओलंपिक्स। हम अपने को इंटरनेशनल, हमारा जो यूथ है, इंडियन यूथ है, उसको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे अच्छे से पेश कर सकें, अच्छे से हम और अच्छे से परफॉर्म कर सकें। और इनिशिएटिव्स लाइक खेलो इंडिया एंड टेम्परमेंट ऑफ एन ओलंपिक पोडियम फिनिश, जिसको टॉप्स कहते हैं, उन सब में भी स्कॉलरशिप एंड ट्रेनिंग का प्रोविजन दिया गया है कि जो अच्छा परफॉर्म करेगा उसको स्कॉलरशिप मिलेगी और ट्रेनिंग भी मिलेगी। यहाँ पे एक ऐप भी लॉन्च किया गया है जो माय भारत ऐप के नाम से है, जो कि इंट्रोड्यूस किया गया है। और इसमें यह है कि इंडिया के जितना भी यूथ है वो सब कनेक्ट हो सकता है और उनको पता चल सकता है कि क्या नेशनल स्कीम्स है, क्या अपॉर्चुनिटी है जो उनके करियर को ग्रोथ कर सकती है, उनकी करियर बिल्डिंग में, उनकी नेशन बिल्डिंग में कंट्रीब्यूशन के लेवल को और बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए हमारा इतना ही था। फिर हमारी आपसे कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए बी हेल्दी, बी सेफ एंड टेक केयर। बाय बाय।